डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बच्चे आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का योग हम लोग पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का योग, दो चरवाले रैखिक, इसी को हम लोग रेखी भी कहते हैं। रेखी समीकरण का योग, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, pair of linear equation in two variables, pair of linear equation in two variables। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का हम लोग योग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज जो है 3.2 पढ़ रहे थे, यानी प्रश्नावली 302 पढ़ रहे थे। तो आइए उसी हम लोग जो है उसमें जो अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज जो है 3.2, एक्सरसाइज 3.2 ओपन करिए। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ा, अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं है, जो भी बुक है आपके पास उस बुक को ओपन कर लीजिए। जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, अगर एनसीईआरटी आपके पास नहीं है एनसीईआरटी बुक, तो जो भी बुक आपके पास है उस बुक को ओपन कर लीजिए। तो आइए, जैसे इसमें हम लोग अभी पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन था रोमन में करके, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे रोमन करके 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन जैसे जो सॉल्व हम लोग किए थे क्या था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करना था। इसका मतलब अब जो दिया है क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 1 जो कह क्या रहा था, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके ग्राफिक से हल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो आप क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन के माध्यम से हमको उनका दो चरवाहे रैखिक समीकरण का पेयर बनाना था, योग बनाना था, और उस योग को हमको ग्राफ के माध्यम से उसका सलूशन हल निकालना था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के जो है दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी यहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया है, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया है, उस युग्म को हमको वहाँ से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का सबका रेशियो निकाल को हमको वहाँ दिखाना है कि A1/A2 जो है B1/B2 और C1/C2 किस कंडीशन में जो है, जैसे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा, तब क्या होगा? दोनों समीकरण जो हैं एक दूसरे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। जब A1/A2 B1/B2 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 जब रहेगा, तो उस कंडीशन में दोनों जो है दोनों समीकरणों जो रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं, ध्यान दीजिए, उस कंडीशन में दोनों समीकरणों जो दोनों रेखाएं प्राप्त होती हैं, जैसे A1/A2
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 जब रहता है, उस कंडीशन में दोनों समीकरणों से जो प्राप्त रेखाएं हमको होती हैं एक दूसरे क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती, संपाती होती हैं। और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता हो, तब दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं वो एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यही हमको एक कंडीशन यहाँ दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक जो है क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्या दिया है, पहला जो दिया है 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0, इस तरह से पहला समीकरण है। उसी तरह जो है दूसरा समीकरण क्या दिया है, 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0, इस तरह दूसरा समीकरण दिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पहला क्वेश्चन इस तरह 2 समीकरण दिया है। अब इसी दोनों समीकरण को हमको क्या दिखाना है, A1/A2 यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब वैल्यू निकाल करके हमको उनका रेशियो निकाल करके दिखाना है कि कौन से जो है कंडीशन बनेगी। पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग देखे होंगे, मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग्म जब हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से एक साथ जब हम पढ़ रहे हैं तो दो समीकरण है, दो रेखाएं हमको प्राप्त होंगी, दो रेखाएं प्राप्त होंगी। जब दोनों रेखाओं को हम लोग किसी एक समतल में एक साथ ही पढ़ेंगे तो वहाँ 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, या तो दूसरी कंडीशन क्या होगा, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी, या तो तीसरी कंडीशन फिर क्या बनेगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब दोनों रेखाएं जो है, जब दोनों समीकरण के माध्यम से जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी। ये पिछले क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ, और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, उसी पॉइंट जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, यानी कॉमन कोऑर्डिनेट जो प्राप्त होगा, यानी उभयनिष्ठ निर्देशांक जो प्राप्त होगा, वही उभयनिष्ठ निर्देशांक जो है, यानी कॉमन कोऑर्डिनेट जो है, दोनों समीकरणों क्या होता है, सलूशन होता है, हल होता है। और चूंकि दोनों रेखाएं जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक ही जगह जब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों रेखाएं जो है सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी। उस कंडीशन में हमको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। जब एक ही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में दोनों समीकरणों का सिर्फ एक ही हल प्राप्त होगा, अर्थात एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। कब? जब दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे तब। तो वही चीज जो है हम लोगों को वहां से A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशियो से जो है हमको दिखाना है। तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे, पिछली क्लास हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, मैं कई बार उसको बताते हुए आ रहा हूँ। जब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, यानी दोनों समीकरण के माध्यम से, किसी भी दोनों समीकरण के माध्यम से जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तब हम लोग वहाँ देखते हुए आ रहे हैं कि वही उन्हीं समीकरणों के माध्यम से, यानी उन्हीं समीकरणों के माध्यम से दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं जिनका जो है, जिनका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। जब दोनों समीकरणों का A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 का, उस कंडीशन में उन समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं ग्राफ में, वो दोनों रेखाएं दूसरे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहाँ पर हमको एक ही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, एक अद्वितीय सोल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है, अर्थात एक यूनिक सोल्यूशन होता है। बात समझ में आई नहीं? पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं बताते हुए वहाँ आ रहा हूँ, बताया बहुत जो है मैं डिटेल में बताया हूँ कि वही दोनों समीकरणों के माध्यम से रेखाएं जो है, यानी उन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम से रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं जिनका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। तो उस कंडीशन दोनों रेखाएं जो है उस समीकरण के माध्यम से एक दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कि प्रतिच्छेदित करेंगी। और जिन दोनों समीकरणों के A1/A2 यानी इस कंडीशन में, पहली कंडीशन है, इस कंडीशन दोनों रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, इस तरह से एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी।
जब दूसरी कंडीशन में, ये मैं बताया हूँ पिछली क्लास में, जब A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 इक्वल टू होता है C1/C2 के, तो उस कंडीशन दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होती है, कोइंसिडेंट होती हैं। जैसे देखिए पहली रेखा है कोइंसिडेंट और संपाती, यानी एक ही रेखा दोनों रेखाएं चल रही हों। ये पहली रेखा है, इसी भी जो है दूसरी रेखा भी चल रही हो, जैसे दूसरी रेखा चल रही हो, दूसरी रेखा चल रही हो, एक दूसरे क्या है, संपाती हैं। जब दोनों रेखाएं दूसरी संपाती होती हैं, यानी पहली रेखा को दूसरी रेखा को उठा कर रख दीजिए या दूसरी रेखा को पहली रेखा को उठा कर रख दीजिए, तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या होती हैं, संपाती हैं, उसको कहते हैं। जब या ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, दोनों रेखाएं जो है एक ही रेखा चलने लगती हैं, तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे कई जगह इंटरसेक्ट करती हैं। कई जगह जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। जब कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में दोनों समीकरणों जो है कई सलूशन हमको प्राप्त होगा। यानी कहने के सेंस से, जब दोनों रेखाएं दूसरे कोइंसिडेंट होती हैं, संपाती होती हैं, उस कंडीशन में दोनों समीकरणों जो है अनेक हल होते हैं या अनंत हल होते हैं या इनफाइनाइट सलूशन होते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट नहीं। अब कब जो है दोनों रेखाएं दूसरे की जो है कोइंसिडेंट होती हैं, यानी उन्हीं समीकरणों के माध्यम से, उन्हीं दोनों समीकरणों के माध्यम से दोनों रेखाएं कोइंसिडेंट मिलती हैं, जिनका A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 इक्वल टू होता है C1/C2 के। उन दोनों समीकरणों के माध्यम से दोनों रेखाएं क्या होती हैं, हमको कोइंसिडेंट प्राप्त होती हैं। जब दोनों रेखाएं कोइंसिडेंट प्राप्त होंगी, उस कंडीशन में दोनों समीकरणों के जो है कई सलूशन प्राप्त होंगे, कई हल प्राप्त होंगे, अनंत जो है हल प्राप्त होंगे, इनफाइनाइट सलूशन प्राप्त होंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। तीसरी कंडीशन क्या बनती है? तीसरी कंडीशन ये बनती है, दोनों रेखाएं दूसरे पैरेलल होती हैं, तो दोनों रेखाएं दूसरे पैरेलल होती हैं, तो उन्हीं समीकरणों के माध्यम से दोनों रेखाएं पैरेलल होती हैं, जिनका, तीसरी कंडीशन, जिनका A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के। यानी जिन दोनों समीकरणों का A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। जिन दोनों समीकरणों का A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, उन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं, एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। जब दोनों रेखाएं दूसरे पैरेलल होंगी, जब दोनों रेखाएं दूसरे पैरेलल होंगी, तो वो रेखाएं जो है आप उनको अनंत दूरी तक आप बढ़ाते जाएंगे तो एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। जब दोनों रेखाएं कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो उस कंडीशन में हमको कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा, कोई जो है निर्देशांक नहीं प्राप्त होगा, यानी कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। तो जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट हमको नहीं प्राप्त होगा तो इन दोनों समीकरणों को जो है कोई सोल्यूशन उस कंडीशन में नहीं प्राप्त होगा। यानी जब दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर रहती हैं, उस कंडीशन जो है दोनों समीकरणों कोई हल नहीं प्राप्त होता है। जब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं, जब इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो हमको जो कोई उभयनिष्ठ जो है निर्देशांक प्राप्त ही नहीं हो रहा है, यानी कॉमन जो है कोऑर्डिनेट कोई प्राप्त ही नहीं हो रहा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त हो रहा तब उस कंडीशन दोनों समीकरणों का कोई सलूशन नहीं होगा। ये पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ। यानी जब हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जब अलग अलग पढ़ते हैं, अकेले अकेले पढ़ते हैं, तब उस कंडीशन में दो चरवाहे रैखिक समीकरण का कई सलूशन होता है। लेकिन जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से एक साथ हम लोग जब पढ़ते हैं, तब उस कंडीशन में यही तीनों कंडीशन बनती है। जब दोनों समीकरणों के माध्यम जब दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं, जब एक समीकरण हम लोग पढ़ते हैं तब उस कंडीशन में एक रेखा प्राप्त होती है। जब दोनों समीकरणों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में जब दो समीकरण हैं, दो रेखाएं हमको प्राप्त होंगी। जब दो रेखाओं को हम किसी समतल में एक साथ पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में जो है तीन ही कंडीशन हो सकती है दोनों रेखाओं के लिए। पहली कंडीशन हो सकती है जब दोनों रेखाओं जो है एक ही समतल साथ साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगे, वो लोग इंटरसेक्ट होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट होंगी। जब इंटरसेक्ट होंगी तो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी वहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, जो कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, ये ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जो दोनों समीकरणों के लिए उभयनिष्ठ है या दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ है। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहीं कोई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा तो दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ है ना।
दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ है। तो कहने का मतलब ऐसा उभयनिष्ठ कोऑर्डिनेट होता है, यानी ऐसा जो है कॉमन कोऑर्डिनेट होता है, ऐसा उभयनिष्ठ निर्देशांक होता है जिसके माध्यम से दोनों समीकरण सेटिस्फाई होते हैं। समीकरण नंबर 1 भी सेटिस्फाई होता है, समीकरण नंबर 2 ही सेटिस्फाई होता है। तो दोनों रेखाएं तब कभी इंटरसेक्ट करती हैं जिन दो समीकरणों का a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 का, उस कंडीशन दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं। जब एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी और वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वही दोनों वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वही जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों समीकरणों क्या होगा, सोल्यूशन होगा। इस कंडीशन में दोनों समीकरणों का सिर्फ एक ही हल प्राप्त होता है, अर्थात एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अर्थात एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होता है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। इसी तरह से जब दोनों रेखाएं दूसरे के कोइंसिडेंट होती, संपाती होती हैं, तो जब संपाती होंगी तो मतलब कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा चल रही हैं, तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी। जब कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो हमको जो है कई जगह जो है कॉमन कोऑर्डिनेट मिलेंगे, अर्थात उभयनिष्ठ जो है निर्देशांक मिलेंगे। यानी रेखा नंबर 1 रेखा नंबर 2 के लिए, यानी दोनों रेखाओं के लिए कई जगह हमको उभयनिष्ठ जो है निर्देशांक मिलेंगे, अर्थात कई कॉमन कोऑर्डिनेट मिलेंगे। जब कई कॉमन कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो कई कॉमन जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं उसके माध्यम से दोनों समीकरण क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। जब दोनों समीकरण सेटिस्फाई होगा तमाम कोऑर्डिनेट के माध्यम से, तब वो सभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के दोनों क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, हल होंगे। तो इसका मतलब क्या, जब दोनों रेखाएं दूसरे कोइंसिडेंट होती हैं, संपाती होती हैं, उस कंडीशन में दोनों जो है समीकरणों के लिए हमको अनेक हल प्राप्त होते हैं, कई हल प्राप्त होते हैं, यहाँ तक अनंत हल प्राप्त होते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? तो दोनों रेखाएं कब कोइंसिडेंट होती हैं, जिन दो समीकरणों के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है इक्वल टू c1/c2 होता है, उन्हीं दोनों समीकरणों के लिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती हैं, संपाती होती हैं। यानी किन समीकरणों के लिए जो है रेखाएं कोइंसिडेंट होती हैं, उन्हीं समीकरणों के लिए जिनका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, उन्हीं दोनों समीकरणों के लिए दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होती, संपाती होती हैं। जब दोनों रेखाएं दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी, उस कंडीशन में हमको कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे। जब कई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे तो उस कंडीशन में हमको दोनों समीकरणों कई सोल्यूशन प्राप्त होंगे, कई हल प्राप्त होंगे, अर्थात अनंत हल प्राप्त होंगे, अर्थात इनफाइनाइट सोल्यूशन प्राप्त होंगे। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल जब होंगी तो एक दूसरे जब पैरेलल होंगी तो पैरेलल रेखा का जो है परिभाषा हम लोग जानते हैं, डिफिनेशन जानते हैं कि पैरेलल रेखा लाइंस का डिफिनेशन यही है कि मतलब कि ऐसी रेखाएं जिनको आप अनंत दूरी तक आप बढ़ाते जाएंगे, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनको आप अनंत दूरी तक बढ़ाते जाएंगे, एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। जब कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तो वही रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो तीसरी कंडीशन में हमको दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं प्राप्त होती हैं एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब पैरेलल होंगी तो एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। जब एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो उस कंडीशन में दोनों समीकरणों का हमको कोई सोल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। तो किन समीकरणों के लिए दोनों रेखाएं जो है पैरेलल होती हैं, जिनका a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2, उन्हीं दोनों समीकरणों के लिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो हमको जो है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे कहीं जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमको कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब हमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो उन दोनों समीकरणों को कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त होगा। तो यानी जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल रहती, समांतर रहती हैं, उस कंडीशन में दोनों समीकरण लिए कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त होता है। और कब जो है पैरेलल रहती दोनों रेखाएं, जब जिन दोनों समीकरणों का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, उस कंडीशन में दोनों समीकरणों के लिए दोनों रेखाएं जो प्राप्त होती हैं एक दूसरे पैरेलल होती हैं। जब दोनों पैरेलल रेखाएं रहेंगी तो एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमको कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो उस कंडीशन दोनों समीकरण हमको कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त होगा। यानी जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल रहती हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त हो, कोई हल नहीं प्राप्त होता है। तो यही हम लोग पढ़ना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में समीकरण पहला क्या है, 5x माइनस 4y और प्लस 8 इक्वल टू 0 है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से 7x प्लस 7x है 7x प्लस 6y और माइनस 9 है इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से हम लोग जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कैसे हम लोग निकालते हैं, चूँकि हम लोग पिछली क्लास में ही बताते हुए आ रहा हूँ, हम पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहे हैं कि दो चरवाए रेखीय समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, मैं पिछली क्लास बताया हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। और जब दो चरवाए रेखीय समीकरण हम लोग दो समीकरण के माध्यम से एक ही साथ पढ़ते हैं, उस कंडीशन में दो चरवाए रेखीय समीकरण जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्या होता है, तब उस कंडीशन में a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 होता है। उसी तरह से जैसे a2x प्लस b2y, b2 है, ये b2 है, ध्यान दीजिए b2 है, प्लस b2y प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 होता है। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकालते हैं, a2 b2 c2 वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे देखिए a1 क्या है, समीकरण नंबर 1 से x का गुणांक, a1 क्या है, समीकरण नंबर 1 से x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ क्या है, x गुणांक यहाँ क्या है 5 है। तो यानी जो है यहाँ से a1 वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और b1 क्या है, समीकरण नंबर 1 से y का गुणांक, वहाँ पर y गुणांक क्या है -4 है, यानी b1 इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। इसी तरह से c1 क्या हो जाएगा, c1 यहाँ पर जैसे समीकरण नंबर 1 में जो है कांस्टेंट है वही c1 होता है, तो यहाँ c1 क्या है, c1 क्या है 8 है। इसी तरह से a2 क्या होगा, समीकरण नंबर 2 में जो x गुणांक है, समीकरण नंबर 2 जो x गुणांक है क्या है, a2 इक्वल टू क्या है 7 है। इसी तरह b2 क्या होता है, समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक, समीकरण नंबर 2 में y गुणांक क्या है 6 है, यानी b2 इक्वल टू क्या है 6। c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है -9 है। इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू निकल गई। इस तरह से अगर आपको इस तरह से निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस तरह से जो बताया, इस तरह से मैं बताया ही हूँ। और एक तरीका मैं और बताया हूँ कि आप जो है ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के पदों के साथ जो है तुलना कर लीजिए। जैसे देखिए इसका पहला पद क्या है, इक्वेशन नंबर 1 पहला पद क्या है a1x है, a1x। इसका पहला पद क्या है 7x है, 7x है, यस से यस कैंसिल हो जाएगा तो a1 इक्वल टू क्या है, a1 इक्वल टू क्या है 7। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर दूसरा पद इसका क्या है b1y है, तो b1y अब यहाँ दूसरा पद क्या है -4y दूसरा पद है, दूसरा पद क्या है -4y। तो y से y कैंसिल हो गया, b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। इस तरह से निकालिए आप। इसी तरह से जैसे इक्वेशन नंबर 1 का, जैसे इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पर तीसरा पद क्या है c1 है, यहाँ पर जो है तीसरा पद क्या है 8 है, प्लस 8 है, यानी c1 इक्वल टू +8। इस तरह से आप निकालेंगे। इसी तरह से बच्चे जैसे समीकरण नंबर 2 में भी हम लोग एक एक पदों की तुलना कर ले रहे हैं। समीकरण नंबर 2 में पहला पद यहाँ क्या है a2x है, क्या है a2x, यहाँ पर पहला पद क्या है, और सॉरी यहाँ पर जो है हमें दूसरे पद लिख दिया जो है, यहाँ पर यहाँ पर क्या 5x है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर 5x था, ये 5x है,
5x है तो यहाँ क्या आ जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, a1 इक्वल टू 5 आएगा, a1 इक्वल टू 5। अब b1 इक्वल टू b1 सही है, c1 भी सही है। हाँ जैसे देखिए तो a2 इक्वल a2x है। इस समीकरण नंबर 2 में पहला पद क्या है, a2x है। अब इस समीकरण नंबर 2 में पहला पद क्या है, a2x है। और यहाँ समीकरण नंबर 2 में पहला पद क्या है, 7x है, 7x है, 7x है। x दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो a2 इक्वल टू क्या निकल गया, 7। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 में दूसरा पद क्या है, b2y है, b2y है, b2y है। तो यहाँ दूसरा पद क्या है, प्लस 6y है, मतलब 6y है। y से y कैंसिल हुआ, दोनों तरफ y है तो y कैंसिल हो गया, यानी b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b2 इक्वल टू 6। इसी तरह जैसे देखिए यहाँ समीकरण नंबर 2 में तीसरा पद क्या है, c2 है, तीसरा पद क्या है, c2 है। यहाँ तीसरा पद क्या है, -9 है, यानी c2 इक्वल टू -9। इस तरह से आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकाल लेंगे ना। अब जैसे देखिए अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 रहेगा, तब उस कंडीशन दोनों रेखाएं क्या करें, एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। वही हमको बताना है कि इस समीकरण नंबर जो दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है, जो 2 समीकरण दिया है, उन्हीं दोनों समीकरणों के माध्यम से हमको बताना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकाल करके, उनका रेशियो निकाल करके कि क्या ये दोनों रेखाएं जो है, यानी इन दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी तो क्या एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, या एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे, या दूसरे पैरेलल रहेंगे। तीनों कंडीशन में कौन कंडीशन बन रही है, वही कंडीशन हमको दिखाना है। तो आइए जैसे देखिए, अब हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकल गया है। तो अब हम लोग जो पहली कंडीशन पहले चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 रहता है, तब दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या पहली कंडीशन बन रही क्या। तो a1 क्या है, a1 हम लोग क्या निकाले हैं 5, a1 क्या है 5, अब b1 क्या है, a1 क्या है 5 और a2 कितना है, a2 कितना 7 है। यानी a1 अपान a2 जब निकालेंगे, a1 अपान a2 अब क्या हो जाएगा 5/7 होगा। इसी तरह जैसे b1 अपान b2 जब रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 रेशियो जब हो जाएगा तो क्या है 5/7 है। इसी तरह b1 अपान b2, b1 यहाँ पर क्या है -4 है, और b2 क्या है, हम लोग निकाले हैं 6 है। b2 क्या निकाले हम लोग 6 निकाले हैं, b2 इक्वल टू क्या निकाले हैं 6। इस तरह से अब जैसे देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो b1 अपान b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी -2/3 आएगा b1 अपान b2। अब a1 अपान a2 वैल्यू क्या आया है, a1 अपान a2 वैल्यू क्या आई है, a1 अपान a2 वैल्यू आई है 5/7, और b1 अपान b2 वैल्यू क्या आई है -2/3। क्या दोनों वैल्यू समान है, ध्यान दीजिए। a1 अपान a2 जो रेशियो है, a1 अपान a2 जो अनुपात है 5/7 है, और b1 अपान b2 जो रेशियो है अनुपात है क्या है -2/3 है। यानी दोनों रेशियो जो है समान नहीं आ रहा है, यानी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 अपान b2, यानी a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। यानी a1 अपान a2 वैल्यू b1 अपान b2 वैल्यू बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन तब क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरसेक्ट को प्रतिच्छेदित करेंगी। तो यानी यहाँ क्या है, यहाँ क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ निष्कर्ष यही निकल रहा है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 अपान b2 के, b1 अपान b2। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ a1 अपान a2 क्या है 5/7 है, a1 अपान a2 5/7 है। जैसे देखिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 रेशियो लिख दे रहा हूँ मैं। a1 अपान a2 का 5/7 है, और b1 अपान b2 क्या है, -2/3 है। यानी a1 अपान a2
क्या A1/A2 B1/B2 बराबर है? ये क्या है? A1/A2 5/7 है, B1/B2 क्या है? -2/3 है। इसका मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, यानी यही जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, यानी पहली कंडीशन बन रही है, पहली कंडीशन बन रही है कि इन दोनों समीकरणों का जो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों के माध्यम से, इन दोनों समीकरणों के माध्यम जो हमको रेखाएं प्राप्त होंगी, एक दूसरे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। यानी दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को एक ही बिंदु क्या करेंगे? प्रतिच्छेदित करेंगे। जब एक ही बिंदु प्रतिच्छेदित करेंगी तो उस कंडीशन में हमको इन दोनों समीकरणों का जो है एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होगा, अर्थात एक ही हल प्राप्त होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो यही हमको बताना था। तो यहाँ क्या बताना था, जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ क्या बताना था? अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। मतलब कि वो आप क्वेश्चन पूछा है, इन दोनों समीकरणों के माध्यम से दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी कि एक दूसरे को संपाती होंगी या एक दूसरे के समांतर होंगी। तो जब यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हमको प्राप्त हो रहा है, यानी पहली कंडीशन प्राप्त हो रही है, तो पहली कंडीशन क्या होगी? दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी? प्रतिच्छेदित करेंगे, एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर तब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर आप लिख लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। आंसर हो जाएगा दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। यही आंसर होगा। यानी दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यही बताना था। आप इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए। नोट हो गया? नोट करिए इसको, 10 सेकंड नोट करिए इसको। नोट हो गया? अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं नोट कर पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी कंटेंट डाल लो ना समझ में आ रहा हो, आप क्लास को एक बार दो बार पहले रिवाइज कर लिया करिए। जब आप क्लास एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ में आएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट रहेगा तो ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद भी जब क्लास को एक बार दो बार तीन बार देख लेने पर भी कोई डाउट बचा है अगर, तो उस डाउट को आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे इसको आप नोट कर लिए? नहीं नोट करिए। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैं बताया हूँ, अभी बताया, पिछले क्लास में भी मैं बताया था, फिर मैं रिवाइज कर दिया। मैं पिछले क्लास कई बार मैं बता चुका आपको। आप दिमाग में एकदम जो है कोई डाउट होगा ही नहीं, दिमाग में आप फिट हो गया होगा कैसे कैसे क्या निकाला जाता है, कैसे A1 में A2 B2 C1 C2 इस तरह वैल्यू कैसे निकालेंगे।
आप चाहे जो है गुणा डायरेक्ट समझिए कि यक्स का जो गुणांक है वही a1 है, यक्स का जो गुणांक है वही a2 है समीकरण नंबर 2 के लिए। समीकरण नंबर 1 के लिए जो यक्स गुणांक है वो a1 होगा, समीकरण नंबर 2 के लिए जो यक्स गुणांक होगा a2 होगा। चाहे आप ऐसे निकालें, चाहे जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दो चर रैखिक समीकरण की योग का, चाहे आप उससे तुलना कर लीजिए। जैसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, मेन इक्वेशन हमारा यही है, वहीं से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 निकाले हैं, क्योंकि हम लोग दो इक्वेशन को साथ पढ़ रहे हैं ना एक साथ, तो वहीं से जो है इक्वेशन नंबर 1 के पहले पद से उसका इक्वेशन नंबर पहला इक्वेशन नंबर 1 के इसके यानी इस इक्वेशन नंबर 1 के उस इक्वेशन नंबर 1 से जो है आप पहले पद की तुलना करेंगे, फिर दूसरे पद तुलना करेंगे, फिर तीसरे पद की तुलना करेंगे। इस तरह से a1 b1 c1 वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 का इसका उसका इक्वेशन नंबर 2 का जो है पहले पद का, दूसरे पद का, तीसरे पद का तुलना करेंगे, यानी पहले पद का पहले पद से, दूसरे पद का दूसरे पद, तीसरे पद से। इस तरह से a2 b2 c2 वैल्यू निकल जाएगी। जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब वैल्यू निकल जाएगी तो आप जो है वही तीनों कंडीशन जो बन रही है, देखिए कौन कंडीशन तीनों में से बन रही है, जो भी कंडीशन बनेगी वही जो है आपका आंसर होगा। तो आप इसको नोट कर लिए, नोट हो गया, तो नोट हो गया होगा ना। तो प्यारे बच्चे अब हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।